नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल प्रयास लक्ष्य में। दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी की एक सीरीज़ में लेके आया हूँ आपके लिए, जिसमें मैं 700 MCQs में आपका पूरा भारतीय अर्थव्यवस्था का रिवीजन कराऊंगा। तो ये है इसका पार्ट फर्स्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था की 700 MCQs की सीरीज़ का पार्ट फर्स्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल प्रयास लक्ष्य में। दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी की एक सीरीज़ में लेके आया हूँ आपके लिए, जिसमें मैं 700 MCQs में आपका पूरा भारतीय अर्थव्यवस्था का रिवीजन कराऊंगा। तो ये है इसका पार्ट फर्स्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था की 700 MCQs की सीरीज़ का पार्ट फर्स्ट। तो इस सीरीज़ का फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है, यानी भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। तो यह एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में जानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें और मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाएं तो वास्तविक आय पर क्या परिवर्तन होगा। तो वास्तविक आय जो होगी वो आपकी दोस्तों क्या होगी, अपरिवर्तित रहेगी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यह विचार कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर दिया जाना चाहिए, यह किसके द्वारा व्यक्त किया गया था। तो यह अमर्त्य सेन के द्वारा दोस्तों प्रस्तुत किया गया था, जो भारत के एक जाने माने अर्थशास्त्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ। भारत में आर्थिक उदारीकरण औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, आपका भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है। दोस्तों, जैसे हमने ये वाले प्रश्न जब कभी आते हैं तो इसमें आपको वो जो लक्षण है वो सारे याद रखने, जो नहीं है वो याद नहीं रखना। यानी हमने देखा कि प्राकृतिक संसाधनों की कमी जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है। यहाँ पर आपको देखना है कि श्रम की न्यून कार्य क्षमता, प्रति व्यक्ति कम आय, पूंजी निर्माण की न्यूनतम दर, ये तीनों भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता हैं। प्राकृतिक संसाधनों की भारत में कोई कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में भारत में प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है। तो ये आपकी संपोषणीय विकास की अवधारणा की परिभाषा है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जा सकती। तो किससे नहीं की जा सकती, राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर से इसकी आशा नहीं की जा सकती। ग्रामीण विकास, कृषि विकास और कृषकों को पर्याप्त साख जो अपना उपलब्ध कराएंगे, तो इससे इसमें आपका समावेशित विकास को बढ़ावा की आशा इन तीनों से आपकी की जा सकती है। भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है राज्य सरकारों द्वारा, क्योंकि जो कृषि है वो राज्य सूची का विषय है, तो इसमें जो कर है वो राज्य सरकार के द्वारा लगाया जा सकता है। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी। तो ये कर्नाटक में सर्वप्रथम लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीर्घकालीन कृषि ऋण किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो ये भूमि विकास बैंक के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे जो हैं आपके बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने 1929-30 की महान मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति का उपाय खोजा था। तो ये प्रोफेसर कीन्स ने इसको खोजा था। किस देश में किसी देश का में हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि किसी देश में आय का पुनर्वितरण करने का सर्वोत्तम मार्ग क्या है। तो पिरगामी व्यय से संयुक्त पिरगामी कराधान तक आपका ये जाए तो ये अपना हो सकता है। राजकोषीय घाटा क्या है। तो बजट घाटे का योग सरकार का बजट बाजार का जो ऋण और उत्तरदायित्व हैं उनसे आपका ज़्यादा हो जाता है, तो इससे अपना ये सारी चीज़ राजकोषीय घाटा होता है। घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। घाटे की जो वित्त व्यवस्था होती है उसका अर्थव्यवस्था पर मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होती है। भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को कब समाप्त किया गया। 31 मार्च 1997 को समाप्त किया गया। निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्य सरकार द्वारा एकत्रित और आवंटित किया जाता है। स्टाम्प शुल्क।
नेक्स्ट है, आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड निम्न में से किस उद्देश्य के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ये आपका पते का प्रमाण पत्र होता है आपका, जो हम लोगों ने देखा जाता है कि एक तरीके से करदाताओं के लिए आपका ये माना जाता है कि कर के लिए भी, जैसा कभी आप ITR फाइन करते हैं तो वहाँ पर पैन कार्ड का होना आपका अनिवार्य है। वैसे एक पते का प्रमाण है कि पूरा आप कहाँ से कैसे कैसे क्या करते हैं। नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक आपका नहीं है। ठीक है, तो इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया है। इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया है। यह एक सरकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। इसका एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। ऐसा नहीं है, भारत के जो भी प्रधानमंत्री होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। तो नीति आयोग और योजना आयोग में काफ़ी अंतर है। तो योजना आयोग नीति आयोग के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो वो प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको देख लीजिएगा। तो नीति आयोग जो है वो आपका नीचे से ऊपर की ओर काम करता है, यानी आपका बॉटम टू टॉप जाता है। और इसमें सबसे प्रमुख प्रावधान ये किया गया है कि भारत में पहले योजना आयोग में 5 ईयर प्लान होते थे, पंचवर्षीय योजनाएं, जो नीति आयोग में ख़त्म कर दी गई और काफ़ी कुछ अच्छे प्रावधान इसमें किए गए हैं। तो आप विस्तार से जानकारी के लिए हमारा इसका वीडियो ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया। तो किस समिति का गठन किया गया, नीरज कुमार गुप्ता समिति का गठन किया गया। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है। आपकी गर्म मुद्रा कहलाती है, हॉट करेंसी इसको हम लोग कहते हैं। काली मुद्रा क्या है, यह अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं लगाया जाता, इसी को हम लोग ब्लैक मनी कहते हैं, काला धन, ब्लैक मनी, इसके कई नाम हैं। तो एक काली मुद्रा ये है कि कोई भी व्यक्ति एक आपका ऐसा पैसा कमाता है और उसका ब्यौरा सरकार को नहीं देता है कि मैंने इतना पैसा कमाया, यानी अपने आयकर उसके ऊपर अदा नहीं करता, तो उसको ब्लैक मनी या काली मुद्रा कहा जाता है। निम्न में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है। ऋणी जो होता है वो मुद्रास्फीति में सर्वाधिक लाभ पाता है, क्योंकि जब कभी भी स्थिति ख़राब होती है तो सरकारों के द्वारा या फिर कंपनियों के द्वारा जिन्होंने उसको ऋण दिया है तो काफ़ी कुछ उसको रियायत दी जाती है। यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो साख सृजन पर आपका इससे जो प्रभाव पड़ेगा उसमें वृद्धि होगी, ये आपको याद रखना है। निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। साख सृजन जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं। साख नियंत्रण, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शिखर संस्था के रूप में जानी जाती है RBI। मौद्रिक नीति का निर्माण करती है RBI। तो ये अपने इसके कार्य हैं। नेक्स्ट है कि बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्तियों के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, इसे क्या कहते हैं। SLR के नाम से इसको आपका जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका कि अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, रेपो रेट। ठीक है, और कोई भी बैंकें जो होती हैं वो अपना पैसा बैंक में जमा करती हैं, उसको रिवर्स रेपो रेट के नाम से जाना जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसे विनिर्दिष्ट करता है। RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR से में वृद्धि से क्या होता है, अर्थव्यवस्था में मौजूद तरलता में कमी आती है। कैश रिजर्व रेशियो के रूप में इसको जाना जाता है, CRR को। वित्तीय निवेशों के विशिष्ट व्यवहार में मंदटिया शब्द किसका घोतक है। तो किसका घोतक है, उस निवेशक का जो यह महसूस करता है कि अमुक प्रतिभूति की कीमत गिरने वाली है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य नहीं है। तो भारतीय कृषि पुनर्वृत्ति निगम के कार्यों को ले जाना। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया, यह आपका महबूब उल हक के द्वारा आपका विकसित किया गया। चक्रीय निर्धन वे हैं जो आपका निरंतर निर्धन और गैर निर्धन होते रहते हैं, यानी वे व्यक्ति जो आपके पहले से गरीब हैं और कुछ ऐसी समस्या आने की वजह से वो और भी ज़्यादा निर्धन हो गए हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी का क्या अर्थ है। प्रच्छन्न बेरोजगारी श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होना ही प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। देश भर में GST कब से लागू हुई। देश भर में GST जुलाई 2017 से आपकी लागू हुई। देश में अंतिम बार विमुद्रीकरण कब किया गया। 8 नवंबर 2016 को देश में विमुद्रीकरण किया गया। विमुद्रीकरण अर्थात अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा कि 1000 और 500 के नोट बंद कर दिए गए थे, पुराने नोट।
ठीक है। वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? 11-12। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय का जो आकलन होता है वो आपका। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन मौद्रिक साख नीति इंस्ट्रूमेंट नहीं है? आपका CSO। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन। निम्न में से कौन मौद्रिक साख का इंस्ट्रूमेंट नहीं है? सार्वजनिक कर्ज। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आपका गिनी गुणांक का प्रयोग जो होता है वो आपका आय के वितरण की समानता के लिए किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र का तात्पर्य है वाणिज्य एवं व्यापार का पर सरकार का स्वामित्व। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व भारत में है। वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष के रूप में कौन जाना जाता है? आपका तो PC महलोविस आपके इसके अध्यक्ष थे। सतत विकास का आधार क्या है? पर्यावरणीय दृष्टिकोण। नेक्स्ट है, कच्छ की खाड़ी में स्थित कांडला किसके लिए आपका प्रसिद्ध है? निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के रूप में आपका कांडला जाना जाता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके मॉडल पर आधारित था? आपका PC महानुविस के आपके मॉडल पर आपका ये आधारित था। निम्न में से कौन भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? आपका बहुफसली योजना आपका नहीं है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे GDP में तृतीयक क्षेत्र का योगदान आपका क्या होता है? बढ़ता जाता है। तो दोस्तों ये इसका पार्ट फर्स्ट रहा। पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने इसके 50 पॉइंट्स को कवर किया, तो इनको आप लोग अच्छे से देखिए और इसके सारे पार्ट्स को आपको देखना है जिससे आपका अच्छे से अर्थव्यवस्था का रिवीजन हो जाएगा। तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक को अपने दोस्तों को शेयर करें। आप सबको आप सबकी आगामी परीक्षाओं के लिए प्रयास लक्ष्य परिवार की तरफ से शुभकामनाएं। जय हिंद,